हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील यादव और आप सबका कैंप स्पेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज हम लोग आपके लिए स्पेशली कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के आए हैं। और उन अच्छी चीज़ों में से क्या है, सबसे पहले तो आपके स्क्रीन पर एक नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, कैंप स्पेस वे ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, देखिए ज़रा। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एक चैनल जो है ये स्पेशली केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, और आज मैं एक कुछ खास चीज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। खास क्या है, जितने भी हमारे वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री में आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा प्रोबेबल क्वेश्चंस या इनके अंदर से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, डीएसएसबी, उनमें जो जीए वाला पोर्शन आता है वो सारा हो। ये सब चीज़ें हम इसी के अंदर देखने को मिलेगा हमें। तो देखिएगा बेटा, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ सीरीज़ लेकर के आया हूँ। और सीरीज़ के अंदर क्या आएगा, हम लोग धीरे धीरे करके कुछ पाँच से 600 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसको देखने के लिए आप लोग सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देखिए, आइएगा अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या समझना है, क्या पढ़ना है, आज की कहानी ज़रा समझ लेते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा जी। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है सबसे पहले, मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिथाइल प्रोपेन जो होता है वो किसका आइसोमर है, इन चारों में से किसका आइसोमर है। कर्सर कहाँ चला गया यार इसका। देखिए भाई, मिथाइल प्रोपेन इज एन आइसोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका आइसोमर है ये। आइसोमर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप आइसोमर का मतलब समझेंगे। आइसोमर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं। समावयव कहते हैं। सबसे पहले तो समावयव का मतलब क्या होता है, आइसोमर होता है। इंग्लिश में उसको आइसोमर कह देते हैं, हिंदी में उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, समावयव कहते हैं। अब सबसे पहले पूछा आपने मिथाइल प्रोपेन किसका आइसोमर है, तो सबसे पहले आपको मिथाइल प्रोपेन पता होना चाहिए बेटा जी। मिथाइल प्रोपेन लिखा कैसे जाता है, मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है। तो हमें क्या करना है, मिथाइल प्रोपेन। अब मिथाइल प्रोपेन देखो कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन की चेन बना देता हूँ। सबसे पहले CH3 C और CH3, इसके साथ एक H जोड़ देता हूँ, क्योंकि मिथाइल प्रोपेन अगर इधर लगाओगे आप, यहाँ पर लेफ्ट या राइट एंड पे लगाओगे, तो वो मिथाइल प्रोपेन नहीं होगा, वो ब्यूटेन बन जाएगा। तो इसके बीच वाले कार्बन पर क्या लगा देता हूँ, एक CH3 और लगा देता हूँ। तो मिथाइल प्रोपेन का मतलब क्या है, ये 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है। मिथाइल प्रोपेन, इसी को मिथाइल प्रोपेन कहते हैं हम लोग। अब देखिएगा इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। यानी कि सबसे पहले तो आप आइसोमर का मतलब समझेंगे। देखिएगा, आइसोमर मतलब समावयव का मतलब क्या होता है, those compounds those compounds which have same chemical formula, और we can say molecular formula। जिनका रासायनिक सूत्र तो क्या होता है, सेम होता है। मोलिकुलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनका आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। ऐसी चीज़ों को बेटा जी हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं।
अब देखिए 4 कार्बन का आपको देखना ही है, जब भी आपको आइसोमर देखना हो तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दे रखी है उसके अंदर कार्बन गिनेंगे, उसके बाद आप गिनेंगे कि ये जो आंसर दे रखे हैं आपको 4, इनमें से 4 कार्बन वाला कौन कौन सा है। तो देखिएगा 4 कार्बन वाला कौन कौन सा है यहाँ पर। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होता है, ब्यूट का मतलब 4, पेंट का मतलब 5, हेक्स का मतलब 6 और प्रोप का मतलब 3। तो 4 कार्बन वाला जो भी होगा, यानी मोलिकुलर केमिकल फॉर्मूला या मोलिकुलर फॉर्मूला जिसका सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला सेम होने का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो आंसर भी क्या हो जाएगा इसका, जिसके अंदर 4 कार्बन एटम होंगे, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला जिसका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। यहाँ पर लिखा है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, देखो इस तरीके की चीज होती है एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये एन ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन यानी सीधा स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन 4 कार्बन का फॉर्मूला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन होता है और ये मिथाइल प्रोपेन का आइसोमर होता है। एक मिथाइल प्रोपेन एक आइसोमर होता है एन ब्यूटेन का, यानी हम बना सकते हैं इनको इस तरीके से। अगर ये बात आपको क्लियरली समझ आई है तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटालॉइड। अब पूछा है हमसे कि इन चारों में से कौन सा मेटालॉइड कौन सा होता है। मेटालॉइड का मतलब जानना जरूरी है आपके लिए। मेटालॉइड का मतलब क्या होता है, उपधातु। इन चारों में से उपधातु कौन सा है, मेटालॉइड कौन सा है। तो बेटा जी आप एक बात समझ लेना कि आपने इस तरीके की दिखने वाली पीरियोडिक टेबल देखी होगी, कुछ इस तरीके की दिखने वाली एक पीरियोडिक टेबल हमारे सिलेबस में होती है या हमारे हमने पढ़ी है, देखा है उसको। तो उसके अंदर आपने क्या देखा होगा, एक ऐसी जिग-जैग लाइन देखी होगी। वहां पर आपने क्या देखा होगा, इस तरीके के एक दिखने वाली एक जिग-जैग लाइन आपने देखी होगी। इस जिग-जैग लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व बैठे होते हैं वो सब क्या होते हैं, वही सब मेटालॉइड्स होते हैं। अब मेटालॉइड्स होते क्या हैं, जिनके अंदर धातु और अधातु दोनों जैसे गुण होते हैं, यानी मेटल के जैसे भी गुण दिखाएंगे, प्रॉपर्टी दिखाएंगे वो, और नॉन मेटल की जैसी प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे। ऐसी चीज़ों को हम मेटालॉइड्स कहते हैं। तो इस जिग-जैग लाइन के ऊपर जो भी चीज़ें बैठी है वो मेटालॉइड्स होती हैं। अब जिग-जैग लाइन पे बैठे हैं तो कुछ लिमिटेड अमाउंट नंबर ही होंगे। तो इनके मेटालॉइड्स होते कौन कौन से हैं देख लो जरा, मैं लिख देता हूँ सारे एग्जाम्पल्स। मेटालॉइड्स उपधातु के उदाहरण एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि बोरोन है एक एग्जाम्पल इसका, जैसे कि सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम को भी हम लोग डाल देते हैं मेटालॉइड्स की कैटेगरी में। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, ये सारे मेटालॉइड्स के एग्जाम्पल है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि मेटालॉइड की कैटेगरी में आते हैं। अब इन्हीं में से आप देख लीजिएगा, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इन 7 में से दिख रहा है आपको। तो आपको दिख रहा होगा देखने पर कि सिलिकॉन जो है वो हमारा क्या दिख रहा है, हमें मेटालॉइड नजर आ रहा है। सिलिकॉन इज ए मेटालॉइड। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, ये बहुत ध्यान से आप इनको, अगर आप इन सारी वीडियोस को, जितने भी मैं सीरीज डालूंगा यहाँ पर, वो सारी वीडियोस अगर आपने कंटिन्यूसली देख ली तो समझ लीजिएगा आपका बहुत सारा काम सॉल्व हो जाएगा। आपको केमिस्ट्री और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिएगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होगा नेक्स्ट भी। अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी। कैटिनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो कैटिनेशन क्या होता है, सबसे पहले तो कैटिनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। श्रृंखलन, श्रृंखलन का गुण जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन दिखाता है। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है बेटा, कोई एक्स चीज है वो अपने आप आपस में ऐसे जुड़ जुड़ करके कितनी लंबी से लंबी चेन बनाती है। ज्यादा, जितना ज्यादा लंबी चेन बनाएगी इसका मतलब कैटिनेशन यानी श्रृंखलन की पावर जो क्षमता है उसमें उतनी ही ज्यादा है। तो देखिएगा
अब जब भी कैटिनेशन का क्वेश्चन आए बेटा जी, आपने देखा है भाई सब लोग खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सब लोग खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन सब खाते हैं आप। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बन की चेन होती है ऐसी लंबी लंबी, आपने ग्लूकोज देखा होगा, आपने प्रोटीन देखा होगा, ऐसे कार्बन की लंबी लंबी चेन होती है। या किसी और चीज़ की चेन देखी आपने? आपने देखा है ना, कार्बन सबसे ज़्यादा होता है। तो मैं कहता हूँ कैटिनेशन जो होता है ना बेटा जी, कैटिनेशन सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन ही दिखाता है। कार्बन के सबसे ज़्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी होती है, और उसके बाद सिलिकॉन की होती है दूसरे नंबर पर। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया होता कि कार्बन के बाद दूसरे नंबर पर कैटिनेशन श्रृंखलन की पावर क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो वो सिलिकॉन की होती। समझे बात को? अगर ये बात आप समझे हैं तो ज़रा मैं फिर आंसर भी बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो गया इसका? सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज ड्राई आइस इन सॉलिड स्टेट? यानी कौन सी ऐसी गैस है जिसको हम ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्या कहते हैं हम लोग? ठोस अवस्था में, देखिएगा, ठोस अवस्था में हम ड्राई आइस का मतलब क्या है? शुष्क बर्फ किसको कहते हैं हम? ठोस अवस्था में ऐसी कौन सी गैस होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? शुष्क बर्फ कहते हैं। तो देखिएगा, गैस होती है कौन सी? अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप क्या कर दें, बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, सॉलिड बना दें, उसको ठोस अवस्था में बदल दें, तो वो क्या हो जाता है? वो ड्राई आइस के जैसा हो जाता है, सूखी बर्फ, शुष्क बर्फ जैसा हो जाता है। और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका आंसर है। और कार्बन डाइऑक्साइड में एक खास बात क्या होती है? CO2 सॉलिड स्टेट में होती है। अगर उसको आपने गर्म कर दिया, ठोस अवस्था में अगर उसको गर्म कर दिया, तो सीधा सीधा CO2 गैस में बदल जाता है वो। यानी सब्लिमेशन हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? सब्लिमेशन हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू और नॉट? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इंटरेस्ट लेकर के देखेंगे आप सारी चीज़ों को, मज़ा आ जाएगा आपको, और दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन साथ साथ फॉलो करते रहिए, देखते रहिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग? रस्टिंग का मतलब है जंग लगने के लिए। जंग जब लगता है तो उसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भाई जंग किस पे लगता है? रस्ट किस पे लगता है? जंग किस पे लगता है? हमने सुना है लोहे के ऊपर लगता है, आयरन के ऊपर। तो सबसे पहले आयरन के ऊपर जंग लगता है, तो सबसे पहले 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जिनमें आयरन दे रखा है। देखो, आयरन इसमें भी है, आयरन इसमें भी है, और आयरन इसमें भी है। यानी चौथा ऑप्शन तो पहले ही कट गया है, फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही काट दिया गया। उसके बाद देखिएगा, कहता है पहले ऑप्शन में स्टील भी दे रखा है। हमने तो सुना है स्टील के ऊपर तो जंग लगता है नहीं, तो पहला ऑप्शन तो काट दो आप। दूसरा ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगा, आप देखिएगा। अब देखिएगा, आयरन के अलावा, लोहे के अलावा और क्या क्या चाहिए जंग लगने के लिए? जंग जब लगता है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? हवा चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ मॉइस्चर, नमी की ज़रूरत होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमें। किसके लिए? जंग लगने के लिए। तो देखिए, यहाँ तो नाइट्रोजन लिखा है, तो नाइट्रोजन तो नहीं चाहिए हमें, नाइट्रोजन नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? Which will be the correct answer? Which of the following? That is second number, iron, oxygen and moisture required होता है। लोहा, ऑक्सीजन और नमी की ज़रूरत होती है जंग लगने के लिए। अगर ये चीज़ ना हो तो जंग नहीं पकड़ता है, जंग नहीं लगता है। क्लियर? समझ आ गई बातें आपको ये? अगर समझ आई है तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल? सेब के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा जी? तो देखिएगा बेटा, एप्पल के अंदर जो एसिड पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। सेब के अंदर मैलिक एसिड पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है।
तो आंसर तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ जो बाकी के जो एसिड्स लिखे हुए हैं यहाँ पर वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। फॉर्मिक एसिड तो बी स्टिंग, मधुमक्खी के डंक में, या एंट स्टिंग, चींटी के डंक में भी, मधुमक्खी के डंक में और चींटी के दोनों के डंक में कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पाया जाता है, बैटरी के अंदर डालते हैं, गाड़ी या इन्वर्टर वगैरह जो होते हैं हमारे, उनकी बैटरी में जो पानी जैसी चीज़ डाली जाती है उसमें एसिड मिला रखा होता है, जो कि क्या होता है, में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो मैलिक अम्ल जो है ये कहाँ पाया जाता है, एप्पल के अंदर, सेब के अंदर पाया जाता है। क्लियर बात है ये। और नाइट्रिक एसिड क्या है, हमारा एसिड रेन के अंदर पाए जाने वाला एक एसिड है। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड भी क्या है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के अंदर ये भी पाया जाता है। दोनों ही पाए जाते हैं एसिड रेन के अंदर। कौन कौन से, मैलिक भी, सॉरी नाइट्रिक भी और सल्फ्यूरिक एसिड भी। तो अगर आंसर क्लियर हो गया आपको तो चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा 1 करोड़ रुपए के लिए, और देखते जाइएगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं जरा देखो बेटा। हरे पौधे होते हैं, CO2 गैस होती है जो कि वातावरण में, एटमॉस्फेयर में घूम रही है। H2O जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, पानी जो कि जड़ों के थ्रू पानी चला जाता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सनलाइट लिखा होगा या फिर H न्यू लिखा होगा यहाँ पर। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। कौन, पौधा, हरे रंग का पौधा। और क्या बना लेता है उससे, उससे वो ग्लूकोज बना देता है बेटा जी, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये ग्लूकोज बनाता है, और जो कि उसको एनर्जी की सप्लाई करता है। पौधे को एनर्जी कौन सप्लाई करता है, ग्लूकोज सप्लाई करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को धूप के अंदर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या, किस में बदल लेता है पौधा, ग्लूकोज में बदल लेता है। ये बात आपको क्लियरली समझ आनी चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने बताया आपको। सुक्रोज, चीनी का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, C12H22O11 फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। गैलेक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 ही होता है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे रंग के जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को धूप की प्रेजेंस में क्या, किस में बदल लेते हैं, ग्लूकोज। जो कि ग्लूकोज उनके किस काम आता है, उनको एनर्जी सप्लाई करता है वो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सारे के सारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्डिहाइड। इन चारों में से अल्डिहाइड कौन सा है। इसको अल्डिहाइड को हिंदी में भी अल्डिहाइड ही बोलते हैं बेटा जी। देखिए अल्डिहाइड के लिए क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको अल्डिहाइड के लिए बता देता हूं मैं आपको। अल्डिहाइड के लिए अगर ग्रुप देखना है तो ग्रुप तो आप देखेंगे कि कहीं अगर पीछे CHO ग्रुप लगा है तो अल्डिहाइड है वो। और अगर नाम लिखा है, नेम के हिसाब से देखना है, नाम लिखा है तो किसी के नाम के पीछे अगर AL लिखा है तो वो अल्डिहाइड होगा। देखो इसके नाम के पीछे क्या लिखा है, YNE लिखा है। YNE जब होता है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंध होता है। जब प्रोपेनोन ONE लगा है, ऑन, तो ये कुछ ऐसा ग्रुप लगा होगा इस तरीके का, डबल बॉन्ड O और C ऐसा। इसको हम कीटोन ग्रुप कहते हैं। ये कीटोन ग्रुप लगा होगा इसमें। इसके नाम के पीछे क्या लगा है, AL, अल लगा है। इसका मतलब ये क्या है, अल्डिहाइड है। यानी इसके अंदर क्या लगा होगा, हमारा एक ग्रुप लगा होगा CHO ग्रुप लगा होगा, उसको अल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद बचा क्या, प्रोपेनोल, ओल बचा। ओल का मतलब क्या होता है, ओल को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ग्रुप क्या लगा होगा अल्कोहल के पीछे, OH ग्रुप लगा होता है।
समझ आई बात? तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया हमारा? देखिएगा, लास्ट हमने आंसर बता दिया क्या आपको? लास्ट वाला आंसर रह गया, देखो जल्दबाजी में, वैसे मैंने बता ही दिया, टिक नहीं किया है। तो देखिएगा उससे आगे क्या आता है, उससे आगे प्रोपेनल इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान आसान लड्डू सवाल है, लड्डू सवाल है और लड्डू ही सवाल आते हैं। बस आप क्या करते हैं, घबरा जाते हैं चीज़ों को, बस वैसे जैसा कि उसने दिया है उसी तरीके से सोचिएगा, बहुत आसानी से आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग फ्रूटी स्मेल? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ही तेज, फ्रूटी यानी कि फलों जैसी सुगंध किसके अंदर आती है इन सारों में से? तो देखिएगा बेटा जी, मैं आपको बताता हूँ, जरा समझिए इस बात को। मिथेनॉल तो क्या है, एक अल्कोहल है। अल्कोहल में तो आपने कभी ऐसी स्मेल देखी नहीं होगी। अल्कोहल तो देखा होगा ना भाई, कभी ना कभी तो देखा ही होगा, कभी ना कभी तो घर वालों के आगे पीछे से कभी ना कभी तो हाथ में आ ही गया होगा, तो देख लिया होगा आपने, उसमें स्मेल तो नहीं आती है ऐसी। मिथाइल क्लोराइड क्या है, हम कह सकते हैं कि एक तरीके का सोल्ट है, ये सोल्ट है। सोल्ट के अंदर इस तरीके की स्मेल होती नहीं है, फ्रूटी स्मेल नहीं होती। सोल्ट तो नियरली न्यूट्रल होते हैं। मिथेनोइक एसिड, एसिड में खट्टा स्वाद होता है, सोर होते हैं। मिथेनोइक एसिड जिसके नाम के पीछे लगा है, तो वो कैसा होगा, खट्टा होगा स्वाद में। अब बचा क्या, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट होता क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर C2H5 जुड़ा होता है। यही क्या है हमारा, इथाइल एसीटेट है, और यही हमारा इकलौता आंसर है। इसका आंसर क्या है, इथाइल एसीटेट है। ये कहाँ कहाँ पर और पाया जाता है, जरा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये इथाइल एसीटेट, ये पाया जाता है बेटा जी, देखो कहाँ कहाँ पर, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं आपको। नेल पॉलिश या पेंट कहते हैं भाई, हमें तो इतना ही पता है, इतना बता दिया हमें। थोड़ा सा लड़कियों को ज़्यादा पता होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। या नेल पॉलिश रिमूवर जो होते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर जो होते हैं। और कई बार इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि हम लोग चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है, कैफ़ीन होता है। उस कैफ़ीन को डीकैफीन करने के लिए, डीकैफिनेट करने के लिए, यानी कैफीन की मात्रा डीकैफिनेट फ्रॉम टी एंड कॉफ़ी। कॉफ़ी और चाय के अंदर कैफीन की मात्रा को घटाने के लिए हम लोग इथाइल एसीटेट का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये कुछ यूजेस भी बता दिए मैंने, और आंसर फ्रूटी स्मेल, फलों जैसी तेज सुगंध किस में आती है, इथाइल एसीटेट के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखिएगा जरा क्या है। बल्कमिस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलोट्रोप का मतलब क्या होता है। एलोट्रोप का मतलब होता है अपरूप। बकमिस्टर फुलरीन जो है, इन चारों में से किसका एलोट्रोप, किसका अपरूप होता है? तो बेटा जी मैं बता देता हूं, अपरूप एलोट्रोप का मतलब क्या होता है। एलोट्रोप ऐसी चीज़ों को कहते हैं, देखिएगा मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा हूं कि सिंपल आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सारा एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं, तो ताकि आपको दोबारा से अगर ऐसा क्वेश्चन ना बना के कोई और दूसरा क्वेश्चन घुमा के बना दिया जाए, तो भी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो देखिएगा, इसके लिए आप देखते रहिए वीडियो को, साथ साथ बने रहिए। एलोट्रोप का मतलब क्या होता है, विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनके रासायनिक गुण तो क्या है, एक जैसे होते हैं, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके भौतिक गुण जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो बेटा देखो जरा, कार्बन जो होता है ना हमारा, उस कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, कौन कौन से?
पहला एलोट्रोप होता है डायमंड, हीरा। दूसरा एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट। और तीसरा एलोट्रोप होता है फुलरीन। तीसरा एलोट्रोप होता है फुलरीन। तो देखिएगा जरा, ये जो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन होते हैं बेटा, बने तो सब के सब किससे हैं? कार्बन से मिलकर के ही बने हैं। यानी कि सब के सब जब केमिकल रिएक्शन करा के देखोगे तो कार्बन की रिएक्शन देंगे सारे के सारे। लेकिन हीरा और ग्रेफाइट दोनों देखने में कितने अलग हैं। ग्रेफाइट बिल्कुल काला सा होता है, हीरा चमकीला होता है बहुत। और हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने यहाँ से, देखिएगा। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। डायमंड आंसर होता है उसका। क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ग्रेफाइट पे भी एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। ग्रेफाइट इकलौता ऐसा अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहीं से कुछ क्वेश्चंस बना दिए मैंने। अब देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या लिखा है। अब उसने पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है जरा, क्वेश्चन तो देखो जरा क्या पूछा है। उसने पूछा है बकमिस्टर फुलरीन। बकमिस्टर साइंटिस्ट का नाम था, फुलरीन इसका नाम रख दिया गया। बकमिस्टर फुलरीन ये साइंटिस्ट का नाम होता था, और एलोट्रोप का नाम इसलिए रख दिया गया। तो यहाँ पर देखिएगा कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो किस चीज़ का एलोट्रोप है फुलरीन? कार्बन का ही एलोट्रोप है कि नहीं है? बोलिए बेटा जी। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ आई है तो ये था हमारा आज की क्लास का पूरा फंडा। आप लोग सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इसी तरीके की सीरीज़ को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग 500-600 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे किसी भी एनडीए, सीजीएल, एसएससी या सीएचएसएल या फिर और एग्ज़ाम्स, दिल्ली पुलिस हैं या बाकी स्टेट पुलिस वाले एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, या DSSB, KVS, उनमें जो जीए वाला पोर्शन आता है उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग सारे वनडे एग्ज़ाम, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कवर अप कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, हर एक वीडियो आपको मिलते रहे। लॉकडाउन पीरियड है, आप इसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बड़ी वीडियोस हम नहीं डाल रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस हैं जिसको आप इजीली देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप अपने अपने घर पर सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए, और सारा काम अच्छे से करते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।